आज इसे लागू हुए 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बुलाई गई है। और हमारा मानना है कि कोई भी कानून आम जनता तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों और पत्रकार बंधुओं, प्रिंट मीडिया और प्रबुद्ध लोगों के अलावा अन्य कोई माध्यम नहीं हो सकता है, इसलिए कि आप सीधे वहां से जुड़े रहते हैं और वहाँ जो चर्चाएं होती हैं उसके बारे में आप एक तरह का सेतु का काम करते हैं। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, जिसे कुछ संशोधन के साथ में हमारे आज़ाद भारत में भी लागू रखा गया था, जिसे हम लोग मेजर एक्ट के रूप में जानते थे, जिसे हम लोग पहले बोलते थे भारतीय दंड विधान 1860, यानी कि ये 1860 से लागू था। हमारे देश में आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन ये कानून उससे 100 साल पहले से लगभग लागू था और अभी तक इसका इस्तेमाल हो रहा था कुछ संशोधनों के साथ। इसके अलावा भारत में दंड प्रक्रिया संहिता चल रही थी 1973, इसको भी रिप्लेस किया गया है नए कानून के द्वारा। और पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी जो बनाया गया उसके अनुसार BNS किया गया, उसको रिप्लेस किया गया पहले वाले साक्ष्य अधिनियम से। ये तीनों को मिलाकर हम लोग मेजर एक्ट बोलते हैं, यानी कि IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट जो पुराने थे, ये तीनों को मिलाकर हम लोग मेजर एक्ट बोलते हैं। इस कारण से क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कांड दर्ज होते थे उस सब चीज पर उसका असर पड़ता था, क्योंकि IPC हमें बड़े धारा लगाने के लिए होती थी। राज्य सरकार ने भी कुछ कानून बना रखे हैं, जैसे बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम लागू है। तो ये सरकार, बिहार सरकार या राज्य सरकार जो छोटे कानून बना लेते हैं, लेकिन ये मेजर एक्ट जो है वो केंद्र सरकार की चीजें हैं जो कि सरकार ने बनाया। ऐतिहासिक दिन है, इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये हमारे देश का, हमारे लोगों के द्वारा, हमारे लोगों के लिए बनाया गया कानून है। इसे हमारे लोगों के लिए आजाद भारत में लोकतंत्र सरकार में हमारे लोगों के लिए बनाया गया कानून, हम लोग पर लागू होने वाला कानून, ये हमारे लिए जन कल्याणकारी ज्यादा है। पहले वाले जो कानून थे उसमें हमारे पास में उसमें दंड पर जोर था, इसीलिए उसका नाम था भारतीय दंड संहिता। यानी कि उसमें था कि सब पर जो है कि कोई गलती करेंगे तो कौन सी सजा दी जाएगी, क्या दिया जाएगा। अभी जो है, अभी के कानून में जो संशोधन किया गया, जिसे हम लोग BNS कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो है हमें नए कानून के साथ इसमें न्याय पर जोड़ है, इसलिए इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, BNS बोलते हैं। अभी हम लोग थोड़ा अपरिचित चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हम लोग के जबान पे चढ़ जाएगा तो पुरानी चीजें भूल जाएंगे और नई चीज़ों पर ही हम लोग काम करेंगे ही, और ये प्रचलन में भी आ जाएगा। और आम आदमी को, जैसे बहुत सारे धाराएं आम आदमी को पता है, जैसे कोई पहले करता था कि फर्जीवाड़ा करता था तो प्रचलन में था कि वो 420 करता है। बहुत आदमी जैसा है जिसको कोई कानून नहीं पढ़े, लेकिन उनको ये चीजें परंपरा से ज्ञात हो गई थी कि कोई 420 करता है, मतलब क्या वो फ्रॉड आदमी अगर है तो 420 करता लगेगा। तो नए में उसी बदलाव हो गए हैं और वो जन कल्याणकारी और न्याय के हिसाब से ज्यादा बन गए हैं। तो एक हमारे यहाँ जिस प्रक्रिया के आधार पर पुलिस काम करती थी, हमारी जो न्याय प्रणाली के जो अंग हैं उसके अनुसार जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो था, हम लोग क्या ये चीज देखते होंगे कि हम लोग क्या न्याय समय से नहीं मिल पाता था। न्याय सबसे पहले हमारे यहाँ एक न्याय समय से नहीं मिल पाना, आम आदमी को सबसे अधिक निराशा इसी कारण से होती थी कि किसी ने मेरे साथ अपराध किया, अपराधी पकड़ा भी गया और उसको माननीय न्यायालय की जो प्रक्रियाएं हैं उससे होते होते वो इतना समय व्यतीत हो जाता था कि जब तक उसे सजा मिलती थी, कई बार पीड़ित व्यक्ति उसकी जानकारी लेने के लिए जीवित भी नहीं रहता था। हमारे आज अपराध हो, हमसे 40 साल बाद उसका न्याय हो, 20 साल बाद न्याय हो, जानकारी मिले, उसके आदेश मिले, तब तक तो उस व्यक्ति का जीवित रहे या नहीं रहे वो अप्रासंगिक हो जाता है। अब के कानून में ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये की गई हैं कि पारदर्शिता लाई गई है। पारदर्शिता मतलब ये
कि जब्ती सूची बनेगी और बनेगा तो वो मौके पर वो वीडियोग्राफी की जाएगी, फोटोग्राफी की जाएगी, यानी कि फेरबदल या मतलब जो भी चीज़ें हैं गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता था कि हम लोग बयान क्रिया ले लेते थे, कई बार वो लोग आपस में मिलजुल जाते थे तो वहाँ जाकर माननीय न्यायालय में बोलते थे कि हमने ऐसा बोला ही नहीं, दरोगा जी ने ऐसा लिख दिया। अभी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य यानी कि आपको वीडियोग्राफी करके उससे समर्पित किया जाएगा। आप जो बोल रहे हैं उसका बयान हूबहू यानी कि कोई फेरबदल नहीं, आपका केवल रिकॉर्डिंग करके दे दिया जाएगा। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, पहले गवाह संरक्षण अधिनियम किसी खातिर रहता था, गवाह संरक्षण अधिनियम भी उसमें धारा आ गई कि गवाह को संरक्षण। बहुत बार होता था कि अपराध हो गया, केस हो गया, पकड़ा भी गया, या बहुत सारे लोग जो दबंग टाइप के अलग दबाते रहते थे, डराते रहते थे कि भाई तुम हमारे हिसाब से रहो, नहीं तो तुमको उठाएंगे। तो वो गवाह अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, तो उसके लिए अभी अस्थायी रूप से इसमें दे दिया गया है कि उसके लिए भी संरक्षण वाला व्यवस्था है। और पहले किसी खास केस में ही मुआवजे का प्रावधान था, इसमें एक मुआवजा का जो स्कीम दे दिया गया। छोटी किताब जो दे रखी है वो काफ़ी संक्षिप्त है, लेकिन ये मुख्य रूप से एक आईना है हम लोगों के लिए कि अभी क्या कुछ हो रखा है सुधार। और महिला संबंधित अपराध जो है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। बहुत सारी कहने का उद्देश्य ये है कि हर चीज़ के लिए समय स्थापित किया गया। अगर केस कोई होता है तो अनिश्चित काल के लिए नहीं रहेगा। कोई अगर कांड दर्ज होता है तो वो अनिश्चित काल तक वो किसी भी कोने से 0 FIR करके और वहां से संबंधित थाने में अपनी FIR को भिजवा सकते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ कोई घायल हो गया तो फर्द बयान कराते थे नवादा में या पटना में या पावापुरी, तो फिर क्या होती थी कि वहां से वो चीजें हमारे पास आती थी कागज, और तब मैं कांड दर्ज करता था। अभी तक यही ना हो रहा था पारंपरिक रूप से, लेकिन तो अभी की जो स्थिति है इसमें आप कांड कहीं से दर्ज करा सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से आप 0 FIR दर्ज करा सकते हैं। वो सेम FIR होगा, रह गया कि उसका नंबर जो है मेन नंबर संबंधित थाने में आने के पश्चात मिलेगा। एक और तरीका है, जैसे अगर आप E-FIR करा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अगर आपने हमारे थाने के मेल पर मेल कर दिया FIR के लिए, तो वो मेल जो है हमारे यहाँ उसी समय उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आपने अगर संज्ञेय मामला बताया, संज्ञेय मतलब कम्युनिकेबल ऑफेंस जो होता है संज्ञेय मामला, जिसमें कि तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी होती है पहले के हिसाब से। अभी उसमें कुछ उसमें संशोधन के साथ लागू रखा गया है। तो अगर आप कहीं से FIR के लिए आवेदन देते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आपको उसी समय हमारे यहाँ से रिप्लाई दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा और अनुरोध किया जाएगा कि आप अपने आवेदन पर साइन करने के लिए अपने आवेदन की तिथि से 3 दिन के अंदर मेरे थाना पर उपस्थित होकर हस्ताक्षर करिए अपने आवेदन पे, तब आपका FIR दर्ज हो जाएगा। जैसे आप पटना से कर दिए कि हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई यहाँ पे, तो हम लोग कहते थे कि आकर कोई केस करें। आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर में आपको यहाँ पर आके वास्तविक रूप से साइन करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो वो संचिकास्त्र रहेगा जब तक आप नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ है कि छोटे मोटे केस जो 3 साल से 7 साल तक की सजा वाले जो कांड हैं, उसमें एक प्रारंभिक जांच की व्यवस्था दी गई है। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग आदतन मुकदमेबाज होते हैं, आदतन किसी न किसी पर केस करके फंसाते चलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। इस बिंदु पर भी हमारे कानून बनाने वाले विद्वानों ने इस पर भी गहन चर्चा किया और इसका निराकरण नहीं निकाला कि यदि कोई आवेदन प्राप्त होता है जो संज्ञेय अपराध के लिए, इसमें FIR पहले सीधे होता है। अभी जो है कि अगर आपको आवेदन प्राप्त हो रहा है तो आपको अगला जो है आप उस आवेदन को अपने DSP साहब से नीचे का अधिकारी नहीं, कम से कम DSP साहब तक के स्तर के अधिकारी महोदय को सूचित करते हुए आप उनसे उसकी पूर्व जांच कराने का आदेश ले सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि ये मामला झोल है, इस मामले में अपराध वैसा नहीं हुआ है जैसा बताया जा रहा है,
कई बार किसी से गाली गलौज होती है जो कि नॉन कॉज होता है, लेकिन अगला बताता है कि हमको मारा गया, पीटा गया, ना तो उसके पास इंजरी होती है और न कोई उसके लिए गवाह मौजूद होता है। कानून तो साक्ष्य पे चलता है, तो इसलिए उसमें व्यवस्था दी गई। रह गया कि इस सब चीज़ों के बाद में नियम टाइम के अनुसार उसमें दिया गया है कि आप 14 दिन तक अनलिमिटेड नहीं रहेगा। अगर आपने आवेदन दे रखा है तो वो 6 महीने तक पड़ा नहीं रहेगा। उसमें आपको अगर डीएसपी साहब अनुमति देते हैं कि आप जांच कर लीजिए इसकी, जैसे आप बताते हैं कि सर मामला उस तरह का नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है, ये सामान्य किस्म का है, 7 साल से कम उम्र तक अपराध वाला मामला लग रहा है, इसमें जांच करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यदि वो अनुमति देते हैं तो हमें वो 14 दिन तक के अंदर में उसकी जांच रिपोर्ट संबंधित दल को देनी होगी। अगर उसमें लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, बड़ा अपराध इस तरह का हो रखा है, तो वो वही रिपोर्ट आपकी एफआईआर में संलग्न हो जाएगी और एफआईआर हो जाएगी। लेकिन यदि नहीं होती है तो आप संचिकास्थ करके रख सकते हैं। इससे बड़ा राहत क्या है कि पहले जो धरने से किसी को पेश कर दिया जाता था, अगर लगता है कि इस मामले में उस तरह का मामला नहीं है, हाँ ये जघन्य मामले में नहीं है, बड़े मामले 7 साल से ऊपर तक मामले कुछ जो है 7 साल से ऊपर तक के जो मामले हैं इसमें यह लागू नहीं है, जो सामान्य किस्म के अपराध हैं। हाँ एक और व्यवस्था दी गई है, अगर 3 साल तक का अपराध है, 3 साल तक के, जैसे हर अपराध का जो है अपराध की सजा की सीमा होती है, तो जो अपराध अगर 3 साल तक की सीमा वाला है तो उसमें एक डिबेट दिया गया है कि 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, तो क्या होता है कि काफी बीमार